So we are starting chemical bonding. Take 1, 4 September. देखो केमिकल बॉन्डिंग में हमको सबको ये बात पता है कि why elements form bonds to gain stability, है ना, सबको ये बात पता है, right? बात आती है वो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है ना, नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या है. देयर आर मल्टीपल लेट्स से इंटरेक्शन. तो उनमें पहला है if any electron can if any element can donate electron and other element can gain the electron, then the interaction is going to be between ions. अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया तो वो खुद कैटायन बन गया और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो एनायन बन गया. तो आयंस के बीच का इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. ठीक है. अगर शेयर हो गया इलेक्ट्रॉन then it is going to be covalent bond. एंड कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है. अगर पूरी तरह से नहीं दिया है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का एक और स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. ठीक है. उस पे आएंगे थोड़े आगे समझाएंगे तब समझ में आएगा. राइट. केमिकल बॉन्डिंग के 3 पार्ट हम देखेंगे, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं? आयनिक बॉन्ड से. ठीक है. तो हमें ये बात बस याद रखनी है कि एलिमेंट from molecule to gain stability. Okay, gain stability, and that stability is nothing but inert gas configuration. सबसे पहले यही सोचा गया. ये किसने सोचा? This was first thought by a scientist named as Lewis Causal theory. ये यही कहती है एलिमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू गेन स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि हम सबको पता है नंबर 4 है ये केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है. तो आपको एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ना भी है. ये लुइस कॉसल थ्योरी, लुइस स्ट्रक्चर, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप थोड़ा सा देख लेना कि लुइस स्ट्रक्चर क्या होता है. आई थिंक सबने पढ़ा है 10th में लुइस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं. यस, नहीं पढ़ा है? अरे भाई, जैसे मान लो कहीं पे ऐसे, एक मिनट एक मिनट, हेलो. हाँ, तो आपने ये वाले ऐसे स्ट्रक्चर नहीं पढ़े कि जैसे मान लो कहीं पे हम बात कर रहे हैं HCl की, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे शेयर होगा, ये अच्छा शेयर होगा. ये नहीं बनाए हैं, ड्रॉ नहीं किए हैं. इसको क्या बोलते हैं? मतलब पढ़ लिया है लेकिन ये नहीं पता, भूल गया. लुईस स्ट्रक्चर, राइट. हाँ, बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही होता है. ठीक है.
पहले एकदम सबने ना कर दिया, ठीक है। तो एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल टू गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी में हमने सबने देखा है कि दे वांट टू फॉर्म इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय लुईस, है ना। तो लुईस कॉसल थ्योरी यही थी, ठीक है। अब यही काम, राइट, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड था जो मैंने ड्रॉ किया, यस। अब ये काम हमारे ऐसे एलिमेंट्स भी कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहें, है ना, आसानी से, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहें, जैसे हेलोजेंस। उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये बस याद रखना है, एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल टू गेन स्टेबिलिटी मींस इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अब आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड, or you can say electrovalent bond. Formed due to complete transfer of electron okay. Formed due to complete transfer of electron, electropositive elements s block, ठीक है, donate electrons to electronegative elements. तो ये कैंसिल हो गए, हेलोजेंस एंड चाल्कोजेंस, है ना, एक्सेट्रा, एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। हेलोजेंस मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चाल्कोजेंस मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये चाल्कोजेंस हो गए। यहाँ पे इनसे डोनेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और हु इज लेट्स से टेकिंग द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। सिंपली वी आर सेइंग कि अगर मान लो एक एलिमेंट है A which is losing the electron and another element is gaining the electron, so these are forming ions A plus and B minus. So interaction between them is electrostatic in nature, and that interaction is called ionic bond. नहीं, गैसेस केवल कितने गैसेस हैं, कितने एलिमेंट गैसेस स्टेट में पीरियोडिक टेबल में लिखाया है ना। तो 11 है ना। तो उसमें सारे चाल्कोजेंस कैसे कैसे स्टेट में हो जाएंगे? ऑक्सीजन O2 बनाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। बात आती है कि जो ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो कैसे बन रहा है? लेट्स से ऑल द लेट्स से एनर्जी पैरामीटर वी वांट टू सी इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। लिखते हैं बॉन्ड हाइवर साइकिल, बॉन्ड हाइवर साइकिल फॉर
आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको समझने से पहले एक दो बातें और समझ लेते हैं। Born-Haber cycle is based on Hess law of thermodynamics. According to Hess law, any chemical change done in one step or multiple steps will have same energy change or same enthalpy change. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहे ए से ए प्लस बी से पहले सी बनाएं और फिर सी से डी बनाएं, या आप डायरेक्टली लेट्स से उल्टा कर लेते हैं, से ए प्लस बी से डी बनाएं, या पहले आप ए प्लस बी से पहले सी बनाएं और फिर डी बनाएं, ठीक है? तो ये सिंगल स्टेप में हुआ रिएक्शन और ये मल्टीपल स्टेप में हुआ रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज है वो सेम रहेगी, मतलब डेल्टा H1 अगर यहाँ पे है और यहाँ पे डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H2 प्लस H3। एंथैल्पी मींस एनर्जी। अभी आप एनर्जी के टर्म्स में ही समझो, ठीक है? एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, आगे देखेंगे। देख लो इसे। अब इसमें कुछ और टर्म बॉर्न-हाइवर साइकिल से पहले है ना, तो ये जो बॉर्न-हाइवर साइकिल है और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट, उसमें कुछ एनर्जी के टर्म्स आएंगे, उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसमें पहला है लेट्स से एनर्जी का टर्म दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन एंथैल्पी। इसको कैसे लिखते हैं? जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है तो डेल्टा H IE लिख देते हैं, वैसे फॉर्मेशन एंथैल्पी या फॉर्मेशन एनर्जी की बात हो रही है तो डेल्टा HF, F टेंड्स टू फॉर्मेशन, ठीक है? क्या होता है? एनर्जी चेंज इन formation of 1 mole substance from its constituting element present in their free state. Mole substance from required amount of constituting elements from it from its constituting element present in their free state। इसको मतलब समझ लेते हैं इसका। जैसे अगर कहीं पे लिखा है कि we have to form, अच्छा कोई सब्सटेंस बोलो, जैसे आपको लग रहा है कोई भी एक सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, मतलब आप बोलो, प्लीज बताओ फास्ट।
अरे NaCl पे तो एग्जाम्पल पे आएंगे ही आएंगे, NaCl तो बताना ही है आयनिक बॉन्ड। से किसी ने बोला HCl, HCl का एक मोल बनाना है हमें, केवल एक मोल बनाना है बस HCl। ठीक है, तो HCl किससे बनेगा? HCl लेट्स से गैस है यहाँ पे, तो ये HCl बनेगा किससे? हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनेगा। तो इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट है प्रेजेंट इन देयर फ्री स्टेट, का मतलब क्या है? हाइड्रोजन किस तरह से प्रेजेंट मिलता है आपको? H2 गैस में। क्लोरीन कैसे मिलता है? Cl2 गैस में, राइट? ये ऐसे मिलता है। अब हमें केवल एक ही मोल बनाना है, तो अगर हम H2 यहाँ पे एक मोल ले लेंगे, यहाँ पे Cl2 एक मोल ले लेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, राइट? 2 मोल बन जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या लिखेंगे? 1/2 1/2 HCl। तो ये हो जाएगी वॉट एवर एनर्जी चेंज विल कम, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। समझ में? फॉर्मेशन। अब जैसे किसी ने कहा H2SO4, H2SO4 एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो H2SO4 होगा, तो H2SO4 किस किस से बन रहा है? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैस में। हाफ लिख लिया, नहीं दो हाइड्रोजन चाहिए तो एक H2 पूरा। सल्फर, सल्फर किस फॉर्म में होता है? S8 की फॉर्म में होता है सल्फर, S8। यहाँ कितना चाहिए? 1 ही चाहिए, तो 1/8 सॉलिड। बस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? O2 2 टाइम्स, बस ये H2SO4 हो गया। तो वॉट एवर एनर्जी चेंज विल कम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 गैस। समझ में आया? क्लियर है? सल्फर जो है ना, वो S8 की फॉर्म में रहता है। आप सल्फर S भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना कभी कभी होगा ना, भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको बोला चाहिए। एकाध क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें उन्होंने एटॉमिसिटी पूछी होती है सल्फर वगैरह की, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वो सोचते हैं 1 ही है। वहां पे एटॉमिसिटी 8 आएगी सल्फर की, S8 की फॉर्म में होता है सल्फर। ठीक है प्रणव? अच्छा, ये हो गई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दूसरी बात आती है एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी सब्लिमेशन, एंथैल्पी सब्लिमेशन। तो ये हो जाएगा डेल्टा HSE। सब्लिमेशन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस को उसके गैसेस फॉर्म में पहुंचा दो, है ना? बना क्या रहे हैं? 1 मोल यहाँ बनाना है। इब्राहिम आप अपना दिमाग खोलो पहले, क्या बनाना है? मैं ये बनाना है 1 मोल। क्या बनाना है? 1 मोल ये बनाना है। ये 1 मोल नहीं लेना है। तो ये 1 मोल कैसे बनेगा? 2 हाइड्रोजन से बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन लिख लिए यहाँ पे। एक सल्फर से बनेगा, तो 1/8 एसिड लिख लिया। कहाँ है दिक्कत बताओ? समझ में आया? हम्म। सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होगा? सब्लिमेशन एंथैल्पी किसी भी सब्सटेंस को उसके गैसेस फॉर्म में पहुंचाना, है ना? सॉलिड से गैस, सॉलिड टू गैस। ठीक है, मान लो यहाँ पे ए सॉलिड लिखा है, ए गैस, सब्लिमेशन एंथैल्पी हो गया। फिर आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a particular bond into gaseous atom, break 1 mole
Energy required to break 1 mole gaseous molecule into gaseous atom. जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, जैसे Br2 liquid is breaking into 2Br gas. ये जो एनर्जी चेंज है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ Br का एक मोल तोड़ तो रहे हैं, लेकिन कहाँ किसको तोड़ रहे हैं? लिक्विड को तोड़ रहे हैं, है ना? किसको तोड़ रहे हैं? लिक्विड। ब्रोमीन किस पे होता है? लिक्विड में। क्या होगा बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी होगा, कौन सी वाली बात सही होगी? Br2 गैस में है और वो गैसेस एटम में चला जाए, राइट? गैस से गैसेस में। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी जब भी रिक्वायर्ड हो रही है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, राइट? एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके अलावा दो और एनर्जी हैं, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो हमें पता है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। और एक और है लैटिस एनर्जी, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। चलो बता देते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड when gaseous cation and anion form 1 mole, है ना? anion arranged to form 1 mole ionic solid, 1 mole ionic solid। जैसे अगर कहीं पे लिखा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस, and they are forming NaCl solid, 1 mole ionic solid। जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी? डेल्टा H, लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिलीज क्यों होगी? ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप आ रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होगी। उनको दूर करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? अपने आप आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज हो रहे हैं, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। एसिड में 8 सल्फर है, आपको एक चाहिए, तो कितना क्या होगा फ्रैक्शन बताओ? आफ्टर एनायन अरेंज्ड, अरेंज लिखा था, अरेंज्ड, अरेंज टू फॉर्म 1 मोल आयनिक सॉलिड। चलो अब समझते हैं बॉन्ड हेबर्ट साइकिल क्या है। सब्लिमेशन एनर्जी बताया था, ठीक है? हो गया भाई, डन। चलो।
बॉन्ड हेवर्ट साइकिल, अगर हम बात करें NaCl सॉलिड हमें बनाना है, तो NaCl सॉलिड किससे बनेगा? Na और Cl से। Na की फ्री स्टेट क्या है? Na सॉलिड। क्लोरीन की क्या है? क्लोरीन इज इन गैस। कितना चाहिए? हाफ। जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो हो जाएगा डेल्टा H, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है। अब हेस लॉ, हेस लॉ क्या कहता है कि चाहे आप सिंगल स्टेप में जाओ चाहे मल्टीपल स्टेप में जाओ, तो मल्टीपल स्टेप में जाने की सोचते हैं। Na सॉलिड से Na गैस बना लिया, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। एंड Na गैस से Na प्लस गैस बना लिया, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों बनाया Na प्लस गैस? क्योंकि हमें प्लस गैस वाला होता है, ये लेटिस एनर्जी होता है। हमें यहाँ पे पहले प्लस गैस में Na प्लस गैस में आयंस में लाना पड़ेगा, राइट? ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। हाफ Cl2 से हमें चाहिए पहले, हमें Cl माइनस बनाना है यहाँ पे गैस। कैसे बनेगा? पहले Cl बनाना पड़ेगा, Cl गैस। Cl गैस के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? हाफ बॉन्ड एनर्जी। एक मोल Cl2 को तोड़ेंगे, 2 मोल क्लोरीन मिलेंगे। हमें कितने चाहिए? 1 मोल क्लोरीन चाहिए, तो कितना तोड़ना पड़ेगा? हाफ। कितना तोड़ना है? हाफ मोल, तो इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब ये क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बनाना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लैटिस एनर्जी। डेल्टा एच फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा गया अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। हम यहाँ से जाएं या फिर ये पूरा ऐसे जाएं, सब में बराबर एनर्जी चेंज होगा। डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, प्लस लैटिस एनर्जी। ये हो गया। अब जिसकी जो वैल्यू आ रही है विद साइन विदाउट, है ना, विद साइन आप डाल दो। ये पॉजिटिव है, सब्लिमेशन एनर्जी एंडोथर्मिक, है ना, हीट करोगे तभी तो गैस बनेगा, एंडोथर्मिक। ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव। ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव, आयनाइजेशन एनर्जी को, ये जिनको बात नहीं समझ में आ रही है वो पहले ये देख लो। हमें पहले क्या बनाना था? NaCl सॉलिड बनाना था। हमें देखना था कि NaCl सॉलिड कैसे बन रहा होगा। तो Na किससे आया? Na सॉलिड से। Cl किससे आया? हाफ Cl2 गैस से। ठीक है। अब हमने और दूसरा पाथ देखा कि दूसरे पाथ हम कैसे हम NaCl बना सकते हैं। तो Na से Na गैस गए, Na गैस से Na प्लस गैस गए। क्यों? क्योंकि हमें लेटेस्ट एनर्जी देखना है, हमें इंटरेक्शन देखना है, आयंस के बीच का इंटरेक्शन कितना स्ट्रांग है, कितना कितना है, वो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है। हमें ये गैसेस में बनाने पड़ेंगे, तो गैस में कैसे बन गए? सब्लिमेशन आयनाइजेशन के बाद। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? तो देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड ब्रेक होंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की नेगेटिव होगी, एंड लैटिस एनर्जी ये भी नेगेटिव होगी। जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। मान लो यहाँ आई वैल्यू 50 प्लस 800 प्लस ऐसे 300 डिवाइड बाई 2 के बाद माइनस लेट्स से फिर से आ गई, यहाँ पे आ गई माइनस लेट्स से 250, फिर यहाँ आ गई माइनस 1700, ऐसे कुछ वैल्यू आ गई। ये सब वैल्यू साइन लिख देंगे, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर माइनस होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस होगा तो ऐड होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब देखो, आप सबको ये बात बताए कि
जो भी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं वो अपने आप हो जाती हैं। मतलब हम नेचर में देखा है, कोई रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है वो खुद से होती रहेगी। yes? अगर हम चाहते हैं कि NaCl, हम चाहते हैं कि मान लो कोई दो एलिमेंट है A एंड B, वो अपने आप A एंड B वो अपने आप आयनिक बॉन्ड बना लें, है ना, अपने आप आयनिक बॉन्ड बना लें, तो जो उनकी ये है ना फॉर्मेशन एंथैल्पी, आयनिक बॉन्ड बनाने की फॉर्मेशन एंथैल्पी है, वो क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव हुई फिर क्या होगा? अपने आप उनका आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये अगर किसी के लिए ये सारे सम की वैल्यू पॉजिटिव आने लग गई तो आयनिक बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। अब आती है फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आती है फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब हम चाहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितनी ज्यादा नेगेटिव हो उतना बेटर है। उसके लिए सब्लिमेशन और बॉन्ड एनर्जी कंपैरेटिवली इन तीनों एनर्जी के टर्म्स में थोड़ी कम ही होती है, लो होती है। इन दोनों फैक्टर को, दीज आर नॉट डोमिनेटिंग फैक्टर। तो बाकी तीन डोमिनेटिंग फैक्टर हो गए, कौन कौन? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी। हम क्या चाहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो उतना बेटर, ताकि पॉजिटिव पार्ट कम हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा हो उतना बेटर, है ना, ताकि नेगेटिव पार्ट ज्यादा हो। और लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा हो उतना बेटर, मतलब नेगेटिव पार्ट ज्यादा हो। अगर ये तीनों ज्यादा हैं तो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने आप नेगेटिव आने लग जाएगा, और ये नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है? आयनिक बॉन्ड आसानी से बनेगा। अब आती है फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला पॉइंट है कि आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, एंड लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो अगर ये तीन हो जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे। तो हमें इन दोनों के बारे में अभी पता है, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या पता है? आयनाइजेशन एनर्जी किसका लो होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हाई होता है? हेलोजन चाल्कोजेंस का। इसलिए हमें ये बात तो पता है कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है इतनी बात? हम लेटेस्ट एनर्जी पे आएंगे थोड़ी देर। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स आर गोइंग टू, है ना, आर गोइंग टू लेट्स से फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस, है ना, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ डेल्टा एच ई जी। वहां तो हमने एंथैल्पी की वैल्यू लिख ली क्योंकि सब एंथैल्पी लिख रहे थे, साइन का कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच ई जी लिखा। जैसे मान लो कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है 100, आपने अगर +100 डाल दिया तो गलत हो जाएगा ना आंसर। यू हैव टू डू, आपको रखना है डेल्टा एच ई जी, क्या होगा? -100। ये क्रिश, ठीक है, चलो अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी। तो देखो दो चार्ज हैं, प्लस और माइनस, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस लग रहे हैं वो लेटेस्ट एनर्जी को डिसाइड करेंगे, है ना। ये लेटेस्ट, इनके बीच के जो इंटरेक्शंस लग रहे हैं तो किस किस बातों पे डिपेंड करेगा? लेटेस्ट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि इनके बीच का इंटरेक्शन क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर। इट इज गोइंग टू प्रेजेंट डिपेंडेंट ऑन Q1। Q1 क्या हो सकता है? Z पॉजिटिव, द मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, इस पे कितना पॉजिटिव है इसको Z प्लस लिख ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। Z माइनस, समझ में आया ये बात?
Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा। एंड लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, है ना। जितने बड़ा साइज होगा उतना ये दूर दूर हो जाएंगे, दैट्स व्हाई इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी वीकर। ये दो बातों पे डिपेंड कर रही है। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मान लो कहीं एग्जांपल लिखा है NaF MgF2 Al3 AlF3, है ना। मान लो ये लिखा हुआ, पहले इनको ब्रेक कर लो, Na प्लस F माइनस, फिर Mg2 प्लस F माइनस, है ना, 2F माइनस, तो ये F माइनस मैं आयंस में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, Al3 प्लस NF माइनस, ठीक है, ये टूट रहा है ऐसे, नंबर नहीं लिखे हैं अभी, तो जैसे लिख दिया है। बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा है, सब जगह नेगेटिव चार्ज तो सेम है ना, कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, NaF से ज्यादा होगी MgF2 की, MgF2 से ज्यादा होगी AlF3 की। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल ले लूं MgF2 एंड MgO एंड Mg3N2, लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया MgF2 MgO Mg3N2, तो क्या हो जाएगा, है ना, Mg2 प्लस F माइनस Mg2 प्लस O2 माइनस Mg2 प्लस N3 माइनस, इसका ज्यादा हो जाएगा इधर। लेटिस एनर्जी का ऑर्डर हो गया ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में। साइज की बात कर लेते हैं। बिटवीन चार्ज एंड साइज, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर, ये क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर, जिसमें ये दोनों चेंज हो रहे हैं और एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डोमिनेटिंग फैक्टर। कहीं पे अगर देखना होगा तो चार्ज के हिसाब से देखना। तो जैसे अगर मान लो एग्जांपल में ले रहा हूँ लेटिस एनर्जी का, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेट्स से सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, है ना, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। यहाँ पे लेटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा और ये कम, ठीक है। लेटिस एनर्जी का ऑर्डर समझ में आ गया। अब बात आती है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये हमें समझ में आ गया आयनिक बॉन्ड कहाँ बनेंगे, what are the favorable factors, what is the lattice energy, all these points we have understood. Now we are going to understand general characteristic of ionic bond. हाँ, सबका चार्ज सेम है, साइज चेंज हो रहा है। सर अगर हम लोग ने Fe2O3 और Al2O3 में लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन करें तो किसमें ज्यादा आएगा? एक्चुअली Fe2O3 और Al2O3 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो साइज से देखना पड़ेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज थोड़ा और कम होता है, तो Fe2O3 का ज्यादा आना चाहिए। ओके सर। साइज से देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लो कहीं पे अगर सूरज, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर नेगेटिव नहीं रहेगी, है ना, मान लो
इसे देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर नेगेटिव रहेगी तो क्या फायदा होगा, तो हम बोलेंगे जल्दी से आयनिक बॉन्ड बनाता है। कोई भी कंपाउंड क्या करेगा, वो कंपाउंड बना लेगा जल्दी से, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना लेगा। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव से डिसाइड होगा ना। तो हमारा, हम चाहते क्या है, हमने क्यों बोला नेगेटिव, क्योंकि मैंने अभी समझाया था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो अपने आप हो जाती है। ठीक है, जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, नेचर में भी मान लो है ना, स्टार्टिंग में सोडियम मेटल रहा होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में लेट्स से जब एलिमेंट्स बने होंगे और सोडियम मेटल बना होगा, तो तुरंत क्लोरीन से रिएक्ट कर लिया होगा और NaCl बन गया, अपने आप बन चुका है ऑलरेडी। ये बात। अगर मान लो उल्टा होता है, लेट्स से अगर हम कहते हैं डेल्टा H पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, जब तक हम एनर्जी दे रहे हैं तब तक बन रहा है। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेट लॉस हो रहा है ना, जब तक आप, वो गाड़ी तभी तक चल रही है जब तक उसमें आप पैसा लगा रहे हो। तो फिर क्या हुआ, तो फिर आयनिक बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड अगर मान लो ऐसा होता है, तो जो उल्टा अगर किसी ने सोचा डेल्टा H पॉजिटिव होता, तभी तक आयनिक बॉन्ड बनता जब तक आप एनर्जी दे रहे होते, खुद से नहीं बनता आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ओके और यस में यही डिफरेंस है, पहले सूरज ने बोला ओके, इसका मतलब इसको क्लियर नहीं हुआ, अब बोला यस, सब हो गया क्लियर, ठीक। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग में देखते हैं। तो देखो दो चार्जेस हैं, उनके बीच के जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या होंगे, हमने देखे हैं। उनके बीच का जो जो भी एनर्जी, हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, के Q1 Q2 बाई आर पे डिपेंड करेगा। Q1 Q2, Q1 Q2, कैटायन और एनायन है, इनका चार्ज देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा उतना लेटेस्ट एनर्जी, उतना स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, जितना दूर उतना वीकर। बस यही लिख लिया यहाँ पे, और इसमें इसी से वेरी करा के देखिए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, चले आगे। अब नेक्स्ट है, इसके बाद मैं क्या बता रहा था, करेक्टरिस्टिक, हाँ जनरल करेक्टरिस्टिक मतलब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो उसमें सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की, एट रूम टेम्परेचर सॉलिड। ठीक है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई। क्यों, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन लग रहा है ना। लेटेस्ट एनर्जी का मतलब क्या है, उनके बीच का इंटरेक्शन, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लग रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे, अराउंड 700 टू, जैसे 600 टू 1100 1200 और मे बी मोर, इतना टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड है कंडक्टेंस। इन सॉलिड स्टेट, है ना, इन सॉलिड स्टेट ionic solid does not conduct electricity, conduct electricity। अगर कहीं पे NaCl सॉलिड पड़ा हुआ है, सेकेंड पॉइंट में केवल इतना है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है प्रणव, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई सॉलिड की ये लैटिस बनी हुई है ना,
जैसे हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की, तो ये मान लो सॉलिड में है, यहाँ पे जो ये आयन्स हैं ये एक दूसरे के बहुत पास है। अभी इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे आयन्स को दूर दूर करना है। तो दूर दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड वीक करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके ये वीक होगा। जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वीक करने के लिए। बस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। In solid state, ionic solid does not conduct electricity. तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब है चार्ज का ट्रांसफर। मेटल्स होते हैं, चाहे वो आपका डी ब्लॉक मेटल हो, एस ब्लॉक मेटल हो, या फिर है ना एफ ब्लॉक मेटल्स है, उनमें चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ट्रांसफर एज इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई हैव टोल्ड यू ना, इलेक्ट्रॉन जम्प्स। ये बात बताइए या नहीं, हाँ या नाम में बता दो, मेटेलिक बॉन्डिंग के टाइम पे बताई होगी। यस, इलेक्ट्रॉन जम्प्स, राइट। व्हेन आई एम सेइंग NaCl, it doesn't mean it is Na, है ना। Many students do not have any, they are not able to differentiate between NaCl and Na. Moment somebody said sodium, and the first thing comes in their mind is NaCl. So NaCl is not sodium, Na is sodium, right? Though it looks like कि अरे सर ये तो बहुत obvious है, मेरे को पता है कई लोगों के दिमाग में NaCl ही पहले आता है, क्योंकि उन्होंने इतना NaCl पढ़ लिया है ना 10th तक, उन्हें सोडियम हमेशा NaCl में ही दिखता है, राइट। कह रहा हूँ ना मैं। So this happens. So अगर मान लो कोई मेटल है, and if we are talking about metal, then it is going to conduct electricity because electrons are jumping from one metal to another metal, and electrons are charge carrier, and the conductance or flow of electricity is nothing but charge transfer. ये तो वो होता जा रहा है। सॉलिड स्टेट में अब आयंस हैं, ions are the charge carrier but they cannot move, they are only restricted to their position, only the vibration can happen, ठीक है। इन आयनिक सॉलिड्स चार्ज कैरियर कौन है, आयंस। ये इलेक्ट्रॉन्स वो मेटेलिक बॉन्डिंग है ना, तो हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये दे कैन नॉट मूव, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम इनको मॉल्टन स्टेट में डाल दें, मॉल्टन मतलब फ्यूज्ड स्टेट, और मॉल्टन स्टेट का मतलब क्या है, लिक्विड। ये तो दोनों टर्म ये यूज याद रहना, फ्यूज्ड एंड मॉल्टन एक ही बात है। इनफ्यूज्ड और मॉल्टन और लिक्विड है ना स्टेट, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, हम वो आयन मूव कर सकते हैं, राइट। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। And in aqueous solution, है ना, in aqueous solution also ionic solid conduct electricity। क्यों, अब वहां पे भी मूव कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, aqueous solution, diffused state और molten state, and then solid state। सबसे आसानी से कंडक्ट कहाँ पे होता है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो पानी को अगर, सॉरी सॉल्ट को अगर पानी में डाल दो और फिर आप उसमें करंट डालो, तो आपको झटका जरूर लगेगा। ये ऑर्डर आ गया, ऑर्डर, कंडक्टेंस ऑर्डर है ना। अच्छा ओके, गुड प्रियांश, क्लियर है भाई, दिक्कत
समझ में आ रहा है? अच्छा, गुड गुड गुड। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सूरज कह रहा है कि सर अट्रैक्शन वीक क्यों हो जाते हैं जब हम आयनिक कंपाउंड को सॉलिड में वो सॉरी वाटर में डालते हैं। ठीक है, चलो इस पे भी थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे इमेजिन करो, बस इमेजिन करना, ठीक है। मान लो ये NaCl का सॉल्ट आपने इसमें पानी में डाला, थोड़ा है ना, व्हाइट सॉलिड आपने यहाँ डाला, एक लच्छे एक थोड़ा डाला है ना, लम्प। ये कैसे डाला? उसमें बहुत सारे NaCl एक साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ हैं। ये पानी में गिरा, क्या करते हो आप? राइट, थोड़ा सा घोलते हो है ना, शेक करते हो, राइट। तो NaCl जैसे ही आपने पानी में डाला, वाटर के मॉलिक्यूल एकदम से दिखने आए, कौन आया कौन आया, है ना। जैसे ही NaCl, राइट, दीज आर आयंस, प्लस एंड माइनस, एक ऐसी पूरी लेयर है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आयनिक सॉलिड कैसे अरेंज होते हैं आपस में। एवरी केटाइन इज सराउंडेड बाय एनायंस इन 3 डायमेंशन, है ना, एंड एवरी एनायन इज सराउंडेड बाय केटाइन। ये तो मैं 2 डायमेंशन ही बता रहा हूँ, राइट। तो ऐसे ही ऊपर और नीचे भी होगा, है ना। प्लस माइनस के ऊपर क्या होगा? प्लस, नीचे क्या होगा? प्लस। 3 डायमेंशन समझ में आ रही है? मैं शीट बना रहा हूँ, है ना, ये मैं क्या बना रहा हूँ? ऐसे शीट में यहाँ प्लस है, फिर ये माइनस है ऐसे, फिर ये माइनस है, राइट, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, के ऊपर माइनस, इसके नीचे माइनस। समझ में आया? ठीक है, एवरी कैटाइन इज सराउंडेड बाय एनाइन एंड सिमिलरली एवरी एनाइन इज सराउंडेड बाय कैटाइन। ऐसे हम एक अच्छे थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ये हमारा सॉलिड है, इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल आयंस एक साथ प्रेजेंट है। ये जो लंप डाला था, क्या आएगा? वाटर के मॉलिक्यूल देखने आएंगे, कौन आया, है ना, राइट। चारों तरफ से, है ना, जुड़ जाएंगे इसके, घेर लेंगे इसको, और क्या करेंगे? खींचना चालू करेंगे। किनको? आयंस को। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स बिपोलर हैं, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पे डाइपोल बना हुआ है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये प्लस माइनस को खींचेगा अपनी तरफ, है ना, राइट। तो ये माइनस ऑक्सीजन जो है वो प्लस को खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे। और ये तब तक खींचते रहेंगे जब तक सारे आयंस टूट ना जाए। ठीक है, अभी क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि इन इन लेट्स से बॉन्ड से निकलने वाली एनर्जी, ये सिंगल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इस प्लस को खींच रहे हैं, है ना। इस पर्सन को बहुत सारे, इस आयन को बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो लगने वाले फोर्सेस हैं, ये क्या करते हैं? इससे ओवरकम हो जाते हैं, इसलिए ये टूट जाता है। तभी तो हम कहते हैं थोड़ा और ऐसे शेक करोगे तो फिर सारा वो सॉल्युबल हो जाता है। मतलब ये जो सॉलिड है, जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, इतने छोटे छोटे पार्ट में टूट चुका है, अब हमें दिख नहीं रहा है। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है? अच्छा बताओ, सॉल्युबल होने का मतलब क्या? NaCl की फिजिकल स्टेट लिक्विड हो गई है क्या? फिजिकल स्टेट, है ना, NaCl मेल्ट हो गया है क्या पानी में? लिक्विड हो गई? नहीं, है ना। NaCl इट इज स्टिल सॉलिड, अभी भी सॉलिड है। बस दिक्कत ये है कि वो अब इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा तरह से टूट गया है, हमारी आंखों से देख नहीं सकता है, नॉट सी इट। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, डिसॉल्व हो गया है, राइट।
करेक्ट, इतना बात समझ में आ रही है, इमेजिन हो रहा है सब बढ़िया मस्त, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, बताओ NaCl में, NaCl एक्वस में व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ NaCl। तो जो बच्चे ध्यान नहीं देते वो लिक्विड लिख देंगे, है ना, क्योंकि वो तो लिक्विड है, बट आंसर क्या है, सॉलिड। कुछ नया सीख लिया आप आज हमने, है ना। चलो, नया तो रोज ही सीख रहे हैं। चलो ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा था, ये समझ में आ गया सूरज, है ना, एनी डाउट यहाँ तक। अभी ये कंडक्टेंस बता दिया, और चलते हैं अभी आगे, ठीक है। तो ये तो था कंडक्टेंस ऑर्डर। नाउ व्हाट आर द अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें आता है ब्रिटलनेस। आयनिक सॉलिड्स ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब समझते हो, आपने फोर्स लगाया तो टूट गए, है ना। मान लो एक रॉड लो और आपने अगर फोर्स लगाया और वो टूट जाए, बेंड ना हो, है ना, मतलब बेंड भी हो सकती है, लेकिन बेंड होने के बाद आपने एक से दो तीन बार किया तो फिर टूट गया ऐसा, राइट, तो उसमें ब्रिटलनेस है, इज गोइंग टू ब्रेक। तो आयनिक सॉलिड में ब्रिटलनेस होती है। यस राज, हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, बट क्या है क्वेश्चन, सर इट विल बी एक्वस एंड सॉलिड। बताओ फिजिकल स्टेट, जब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट, उसमें कहीं एक्वस आता है क्या वर्ड, कुछ भी, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ ए मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन बात करते हैं ना। जब मैंने फिजिकल स्टेट पूछा है तो क्या बोलेंगे हम, समझ में आया, ठीक है। अभी मैं क्या बात कर रहा था, हम ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। बात आती है ब्रिटलनेस। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, ब्रिटल इन नेचर, है ना। अभी ऐसा क्यों होता है वो हम समझ लेते हैं। मान लो एक ये लेयर है एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, जैसे एक लेयर है और जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वी अप्लाइंग द फोर्स, जो लेयर्स है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है ना। एटम्स की पोजीशन, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, खींचा, कुछ भी किया, उसके कारण क्या है, थोड़ा बहुत एटम्स की पोजीशन आपस में डिस्टर्ब होने लग जाएगी, राइट। मान लो उनकी पोजीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, बिफोर लेट्स से अप्लाइंग फोर्स है और आफ्टर लेट्स से अप्लाइंग फोर्स, और जब आफ्टर अप्लाइंग फोर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से, है ना, दूसरे के रेफरेंस में डिस्प्लेस हो गए, तो डिस्प्लेस होंगे, चाहे इधर डिस्प्लेस हो चाहे इधर डिस्प्लेस हो, प्लस प्लस एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे। ऐसे कैसे होने लग जाएगा, ये माइनस, दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस इसके पास आ गया, ये माइनस इसके पास आ गया और प्लस इसके पास आ गया। अब क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही आप फोर्स लगाना चालू करते हो, जैसे ही आयंस का आपस में अरेंजमेंट मतलब डिस्टर्ब हुआ, तो जो अट्रैक्शन फोर्स था वो रिपल्शन में आ गया, इसीलिए वो हो जाता है, क्लियर है ना। That's how we can understand the brittle nature. अब बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। अब ये ऑब्वियस ही बात है कि जब हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा जो भी अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इसमें दो टर्म आते हैं ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर
राइट। इसमें दो टर्म है, आयनिक कंपाउंड्स आर isomorph. Ionic compound shows isomorphism. Isomorphism का मतलब है सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफरेंट ionic compound having same, है ना, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल NaCl, KCl, ये सब जो है KCl, है ना, सो सेम स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, राइट। अब ये सेम का मतलब क्या है थोड़ा और समझ लेते हैं जैसे, राइट। तो थोड़ा और मैं इसमें डिटेल में जा रहा हूँ। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड्स को, आयंस को पैक कर रहे हैं। रिलेटिवली कैटायंस जो है वो एनायंस के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, ये हमें पता है सबको ये बात, जनरली, है ना। कैटायंस और एनायंस में एनायंस बिगर होते हैं, तो ये एक्चुअली में ऐसा देखेगा, एनायन, है ना, एनायन के बीच में यहाँ कहीं कैटायन, एनायन, एनायन, ऐसा, राइट, ऐसा हो गया। या फिर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, राइट, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, एनायन, 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 इसके बीच में कैटायन। यहाँ स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना, यहाँ 4 हैं, यहाँ 6 हैं, राइट। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया था, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये अभी तो आपने कहा था ये एक साथ होंगे, तो ऐसे थोड़ा दूर दूर बना लो, ऐसे ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ऐसे, है ना, ये 9 ऐसा हो गया, फिर यहाँ पे ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, राइट। यहाँ प्लस डाल दो, फिर यहाँ ऐसे 9 डाल दो, यहाँ प्लस डाल दो, ऐसे भी बन सकता है ना। Every anion is surrounded by cation and every cation is surrounded by anion, ये ना, क्लियर है, राइट। ऐसे ही, ऐसे कुछ आप समझ सकते हो। तो you can see the arrangement can be different, crystal structure will be different. So if two compounds are having same crystal structure, those are called isomorph, and the property or the phenomena they are showing, that is called isomorphism, clear है। For necessary condition for isomorphism लिख लेते हैं, necessary condition for isomorphism is anions should be, molecular formula should be same, है ना, या फिर हम ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला ले रहे हैं, ये एक कैटायन एक एनायन, तो एक कैटायन एक एनायन, ऐसा ही चलना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यू कैन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, should be same, वेरी वन। एग्जाम्पल जैसे अगर कहीं पे लिखा है ZnSO4.7H2O and MgSO4.7H2O, ये क्या है, आइसोमॉर्फ है। ऊपर वाला तो मैं बता ही चुका हूँ, और अगर मान लो मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो ये भी आइसोमॉर्फ है, ठीक है। दूसरी बात है, anions should be isostructural, anion should be isostructural। isostructural मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो कहीं पे लिखा है MgCO3, MgSO4, दो इट लुक्स लाइक सेम,
एक कैटायन एक एनायन. CO3 2 minus not having same let's say structure as SO4 2 minus. कहाँ पढ़ेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ेंगे, आगे बताएंगे. कोई बस लिख लो. CO3 2 minus होता है प्लेनर, एक प्लेन में बनेगा ये. SO4 2 minus आता है टेट्राहेड्रल. So these are not isomorph. जब तक ये Cl अकेला सिंगल सिंगल एनायन है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एनायन में भी नंबर ऑफ लेट्स से एटम्स प्रेजेंट हैं, उनमें बात आती है कि वो आइसो स्ट्रक्चरल होने चाहिए, मतलब उनके स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए. क्लियर है ये बात? ठीक है. फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दूसरा पॉइंट आता है पॉलीमॉर्फिज्म. है ना. some ionic compounds exist or present in two or more crystal structure. वही एक ही आयनिक कंपाउंड है बट उसके दो रूप हैं, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. उसमें एग्जांपल है जिंक सल्फाइड का. जिंक सल्फाइड के दो फॉर्म है, सारे नहीं है. सारे आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट पॉलीमॉर्फिज्म, दे आर नॉट showing let's say polymorphism, but some compounds are showing, some ionic compounds are showing. तो जिंक सल्फाइड का दो स्ट्रक्चर होते हैं, जिंक ब्लेंड एंड वुडसाइड. ये हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, ये सारा पार्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे. वुड, WURTZID, वुडसाइड. ऐसे ही CaCO3 होता है. CO3 के भी दो फॉर्म होते हैं, कैल्साइट एंड आर्गोनाइट. तो एक मिनट, एक दो तीन डाउट हैं, वो जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं, चैट में लोगों ने डाले हैं. एक तो ये है कि डाउट व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन पेट्रोल और केरोसिन. तो उसमें रीजन ये है कि पेट्रोल और केरोसिन के मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, उनपे कोई चार्ज नहीं है. जब भी कोई आयन आप, है ना, ये भी मैंने जैसे समझाया था. आ गया ये, नहीं ये, हाँ यहाँ समझाया. इस पॉजिटिव को तभी ये H2O खींच पाया जब इसके पास डेल्टा नेगेटिव था ना. ये डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहे हैं, राइट. बहुत सारे डेल्टा नेगेटिव मिलके इस पॉजिटिव को खींच रहे हैं. पेट्रोल में तो कुछ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है नहीं, ये खींचेंगे नहीं तो सॉल्युबल नहीं होगा. ठीक है. ये तो हो गया एग्जांपल. पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है. पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. approximately we can say C6 2, मतलब 6 कार्बन हेक्सेन टू डेकेन C10 तक. पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या है? पोलर नॉन पोलर आपने पढ़े नहीं है कि लाइक डिसॉल्व लाइक पानी पोलर है. ऑर्गेनिक नॉन पोलर आप ऐसे मान सकते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना. ओके. अब ये तो हो गया. दूसरा डाउट था कि अगर हम, इब्राहिम का डाउट, एक मिनट, क्या डाउट है तुम्हारा? हाँ. If the molecular formula is same, there will be difference in the size of ions. So how can they will be similar? तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी आ रही है वो इस टर्म्स में आती है. सिमिलर का मतलब डिस्टेंस सेम नहीं है. ऑब्वियसली एक कैटायन बड़ा और छोटा हो सकता है, राइट. सिमिलर पैटर्न में है. एक कैटायन को कितने एनायन ने घेरा,
राइट। इसमें है पैटर्न में है, पैटर्न में और डिस्टेंस रिलेशन में, मतलब है ना, एक कैटाइन से दूसरे एनाइन की जो डिस्टेंस है वो किस रिलेशन में आ रही है, ये वाली और ये वाली रिलेशन से मैं समझाता हूँ। जैसे कहीं पे ऐसा है कि एक क्यूब बना दे रहा हूँ मैं, कहीं पे जो भी है ना सारे एनाइंस जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, लेट्स से इमेजिन सारे है ना एनाइंस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इसके सेंटर में ये कैटाइन कहीं पे, इसकी एक स्ट्रक्चर ऐसा है। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है, सारे कैटाइंस जो हैं, सारे एनाइंस कॉर्नर्स के साथ साथ फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। एक्चुअल में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे, फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है, और जो कैटाइंस है वो सेंटर पे हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंटर पे भी है। अब देखो डिस्टेंस रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि 8 ने 1 को घेरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कैटाइन को 6 ने घेरा होता है, 6 लेट्स से सराउंडिंग ओवर हियर। अभी आपको दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। एक तो ये रिलेशन अलग है, दूसरा इनका डिस्टेंस रिलेशन, लेट्स से ये a/2 डिस्टेंस में मिल रहा है यहाँ पे। मान लो अगर ये a डिस्टेंस है, इस क्यूब की एज लेंथ है, तो ये a/2 पे मिल रहा है। यहाँ पे ये कहाँ पे मिल रहा है, ये अलोंग द बॉडी डायगोनल a√3/2 पे मिल रहा है। समझ गए इब्राहिम? ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होता है। ये वाला स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड टाइप, ये वाला स्ट्रक्चर है NaCl टाइप। ठीक है, तो अभी ये आपको नहीं समझ में आएगा, बट अभी आप क्या समझ सकते हो ना, मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये कैसे आया और मैं आपको समझाऊं बैठ के, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ राइट नाउ सिलेबस। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ भी गया तो भी आप जब तक सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे भूल जाओगे। ठीक है, तो आयंस के साइज से मतलब नहीं है, जो डिस्टेंस रिलेशन है और कितने नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं, उससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पॉलीमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म हो गई। हाँ बोलो भाई जल्दी जल्दी, साहिल क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, चलो। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज आइसोमेरिज्म। So ionic compound do not show isomerism. Isomerism, ठीक है। ये के अलावा एक और है सॉलिबिलिटी इन वाटर। We can say ionic compounds are highly soluble in water. और सॉलिबिलिटी पैटर्न हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी सॉलिबिलिटी के बारे में थोड़ा मैं समझा सकता हूँ, तो थोड़ा समझा देते हुए 10 मिनट है। सॉलिबिलिटी इन वाटर, तो आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बट होता क्या है, सॉलिबिलिटी होता क्या है? सॉलिबिलिटी इज maximum amount of solid और solute, यहाँ पे solid की जगह solute dissolve in 1 liter solvent make
saturated solution at a particular temperature. Maximum amount of solute, maximum amount of solute का मतलब you can say mass और ग्राम किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मास और मोल सॉरी। मान लो मैंने बोला कि 1 मोल NaCl जो है वो 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होता है रूम टेम्परेचर पे, लेट्स से इफ आई हैव सेड लाइक दिस। ये क्या हो गया, इसका सॉल्युबिलिटी हो गया, ये मैक्सिमम अमाउंट है। इसके बाद अगर आपने और डाला तो वो प्रेसिपिटेट बनाने लग जाएगा, जो आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट का मतलब कितना है कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने के बाद ऊपर से डालोगे तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, फिर वो नहीं चलेगा, राइट। जो भी अमाउंट आएगा, जो भी मास आएगा या फिर मोल्स आएंगे, उसको हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी है NaCl की। हमने सॉल्युबिलिटी समझ लिया। अब ये इस पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में क्या है, राइट। तो सॉल्युबिलिटी जो है, राइट, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन solubility, that is depends on hydration energy and lattice energy. Depends on hydration and lattice energy. solubility किन दो बातों पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन और लैटिस। लेट्स से समझते हैं इसको। हम solubility की बात कर रहे हैं तो NaCl सॉलिड को हमने पानी में डाला, which converted into Na plus aqueous and Cl minus aqueous. Na plus aqueous का मतलब क्या है कि Na plus is surrounded by water, है ना। Cl minus aqueous का मतलब क्या है, Cl minus is surrounded by water like this. वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ ऐसे लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, Na प्लस एक्वस। Cl माइनस एक्वस क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, कैसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला एंड आएगा इसकी तरफ। ठीक है, तो इनके बीच में ये इंटरेक्शन बनेंगे, ये हो गया Cl माइनस एक्वस। ठीक है, इतनी क्लैरिटी है। तो NaCl सॉलिड को Na प्लस Cl माइनस एक्वस में हम तोड़ना चाह रहे हैं हम। ये हमारी बात सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगी कि ये रिएक्शन कितनी जल्दी हो जाएगी। जितना ज्यादा ये डेल्टा H है ना, इस रिएक्शन का जितना ज्यादा डेल्टा H निगेटिव होगा उतनी जल्दी सॉल्युबल होगा। सही है बात, जितना ज्यादा निगेटिव और जितना कम पॉजिटिव, है ना। मान लो कहीं पॉजिटिव भी हो रहा है तो इतना कम पॉजिटिव, इतना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसका मतलब क्या है, उतनी ज्यादा एनर्जी देके उसको तोड़ना पड़ेगा, सॉल्युबल होगा। हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, चीजें आपने देखा होगा ना, जैसे PbCl2 जो है आपने पढ़ा होगा, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं है बट हॉट वाटर में सॉल्युबल है। रिमेंबर, कुछ पढ़ा है PbCl2 के बारे में, कोल्ड हॉट सॉल्युबिलिटी कहीं, खाना, सिंपल है ना। ऐसा कुछ पढ़ा है, यस और नो। अच्छा चलो, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो पता होगा ना कि अगर शुगर सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं तो वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है उसमें ज्यादा, तो पढ़ा है ना, है ना, देखा भी होगा, है ना, हमने रसगुल्ले खाए होंगे बना बना के, तो उसमें देखा होगा, है ना, घर में बने कभी, घर में बनाए किसी ने। Yes, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी, रूम टेम्परेचर पे मतलब सिंपल हम पानी में ले लें, उसपे सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, मतलब वो सॉल्युबल नहीं होते, प्रेसिपिटेट बना देंगे, दिख रहा है प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर हम उन्हें हीट करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो एक हाई टेम्परेचर पे जाके वो पूरे सॉल्युबल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या, हायर टेम्परेचर पे वो सॉल्युबल होते हैं।
ऐसा ही होता है। अगर हम इस पूरी रिएक्शन की डेल्टा एच या तो निगेटिव हो या थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो, अगर हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, उस टेम्परेचर पे वो फिर ओवरकम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर विल ओवरकम दैट डेल्टा एच वैल्यू, ये सॉल्युबल हो जाएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव या फिर जितना मतलब धीरे धीरे है ना, हाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, हाई पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इतना ज्यादा नेगेटिव है ना, फिर थोड़ा बहुत लेस पॉजिटिव भी चलेगा, मान लो ये जीरो लाइन है ना, तो ये क्या होगा, सॉल्युबल होता जाएगा ऐसे। इस पे हमें ध्यान देना है, तो ये तो समझाने के लिए था, इसे हटा दे रहा हूँ मैं, इमेजिन हो गया होगा। नेगेटिव होगा तो अपने आप ही सॉल्युबल हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर देके सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये NaCl है, इस रिएक्शन में अगेन हेस लॉ लगा देंगे। ये हमें पता करना है कि ये कितना है, किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे, लेटिस एनर्जी Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। अब ये जितनी एनर्जी होती है इसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। इसका जो अपोजिट आएगा वो क्या होगा, वो भी लेटिस एनर्जी के बराबर होगा, बट पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में। हम यहाँ पे लेटिस एनर्जी ऐसे पॉजिटिव लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, वैल्यू सेम है। और Na प्लस एक गैस को Na प्लस एक्वस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, और Cl माइनस को अगर हम Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी एनायन। मतलब एक मोल गैसेस आयन को अगर हमने पानी में बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से हाइड्रेट कर दिया, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये गैसेस आयन था, मोल गैसेस आयन था, इसके आसपास कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है ना, Na प्लस एक्वस पहुंचा तो सारे वाटर ने घेर लिया, इसका मतलब क्या है, नए इंटरेक्शन बने, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये क्या आती है, नेगेटिव। क्या आती है, नेगेटिव, है ना, नए बॉन्ड बन रहे हैं, फिजिकल बॉन्ड बन रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज। ये बात समझ में आ रही है, फिजिकल बॉन्ड बन रहे हैं, फिर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, करेक्ट। अब यहाँ से NaCl सॉलिड से Na प्लस एक्वस आपको पहुंचना है, दो एनर्जी चाहिए, डेल्टा एच रिएक्शन, इसको लिख ले रहा हूँ, ये क्या है, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल्स टू lattice energy that is in positive magnitude plus hydration energy that is in negative magnitude। हाइड्रेशन एनर्जी टोटल है, इन दोनों का ऐड कर दिया, हाइड्रेशन एनर्जी टोटल बन जाएगी। तो अगर ये डोमिनेट करने लग गई नेगेटिव वैल्यू, ये ओवरऑल नेगेटिव आने लग जाएगा, फिर हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल हो जाएगा। आप समझ भी सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब, अब यहाँ पे पीछे चल जाते हैं, हमने समझाया था, है ना, अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रांग बनने लग गए, लेट्स से इनसे निकलने वाली एनर्जी ज्यादा हो गई, इसको ओवरकम करने लग गई, ये जल्दी से टूट जाएगा, है ना। यहाँ पे ये इंटरेक्शन बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इनको इन इंटरेक्शन को ब्रेक करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कंज्यूम होगी, लगेगी। अगर ये ज्यादा एनर्जी निकली है ना इसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा, जल्दी से टूटने लग जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ये बात है, राइट, बस यही लिखा है हमने। जो सॉल्युबिलिटी है वो किस बात पे, दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, वो है लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना बढ़िया है, उतना मस्त। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो मिलते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाय।